हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड हैं और मेनली रीड के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो रीड को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण या अक्षर। ये आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका आंसर भी आपके सामने है और इसका आंसर है डी, वर्ण या अक्षर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अब इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आता है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि को हम कह सकते हैं आवाज़। तो मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है। मतलब मुंह से निकलने वाली हर एक खुली हुई, मतलब जो गुलाम नहीं हो, एक तरह से कह सकते हैं, उससे कहते हैं स्वतंत्र। तो उस स्वतंत्र स्वर ध्वनि को हम जानते हैं कि हिंदी में स्वर 11 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 13 भी होते हैं। कई कई जगह 11 होता है, कई कई जगह 12 होता है और कहीं कहीं जगह 13 भी होता है। ठीक है, और स्वर को दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ और ह्रस्व। तो ध्वनि क्या होती है? मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मौखिक भाषा में किया जाता है। आवाज़ तो ये मुंह से निकलेगी, मतलब मुख से निकलेगी। मुख प्लस एक बराबर मौखिक। ठीक है दोस्तों, इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ मौखिक भाषा में किया जाता है। जानते हैं हम हिंदी में भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अगला क्वेश्चन, वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके, वह वर्ण कहलाती है। जैसे ए, आ, क, ख आदि। मतलब इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसके नीचे हलंत लग जाए उसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि बात करें पानी, अनाज, विकास आदि। अब ये पे है पानी, ये कैसे मिला है? पे आधा, मतलब आधा पे। अब आधा मतलब पे के नीचे हलंत लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एक वर्ण। फिर ए, पे और ए, सॉरी पे और आ, पा, फिर ने के नीचे हलंत और फिर बड़ी ई, तो जोड़ेंगे जब ऐसे बन जाएगा पानी। ऐसे ये सब बनेंगे, पर मैं आपको ओनली पानी के बारे में बताया। अगला है पद। पद भी होता है। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में लगभग यदि हम देखें तो 10 से 15 शब्द होते हैं, एवरेज लेकर देखिए, वरना 2-3 शब्द भी होते हैं और 25-30 शब्द भी होते हैं। तो शब्द और पद में सिर्फ यही अंतर है कि शब्द कोश में मिलते हैं और पद वाक्य में मिलते हैं। मतलब शब्द शब्दकोश में मिलते हैं और पद वाक्य में मिलते हैं। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाले शब्द के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, गम पानी पी रहा है, गम नहीं राम। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूँ तो देखिए, हम जैसे 5-6 वर्ण हैं उनके मेल से करेंगे तो बनेगा शब्द, शब्द के मेल से बनाएंगे वाक्य। ठीक है, मतलब वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कम्प्लीटली बताया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
दोस्तों अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मलयालम, बी उड़िया, सी मराठी और डी तमिल। थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं तो मलयालम होती है केरल राज्य की भाषा, और एक तरह से पहेली भी है ये और एक जोक भी है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको उल्टा या सीधे करने पर वही शब्द बनता है, तो वो शब्द बनता है मलयालम का। दूसरा ऑप्शन आपका उड़िया का, और उड़िया है उड़ीसा राज्य की लिपि भाषा, ठीक है। फिर मराठी है महाराष्ट्र की, और तमिल है तमिलनाडु की। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो वो है मराठी, ठीक है। अब इसकी जो इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लू है उनकी बात करते हैं, तो उनमें सबसे पहला आता है आपका लिपि, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी भाषा के लिखने की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है, और इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ये बताया, नहीं समझ में आया दोबारा बोल देता हूँ। लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा के लिखने की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। मतलब हम भाषा को जैसे बोलते हैं ना, मतलब उसको लिखते हैं, तो जिस प्रकार हम लिखते हैं, जिस डिज़ाइन में हम उसको लिखते हैं, वो कहलाती है लिपि। संस्कृत, हिंदी, मराठी हिंदी भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है? ऑप्शन नंबर दे देगा आपको संस्कृत, बी हिंदी, सी मराठी और डी देगा आपको उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है, और इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। मतलब अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है अरबी फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिया, साथ में हमने ये वाला जो क्लू है उसको भी सॉल्व किया लिपि का। अब अगला है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि क्या है? संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली तथा अन्य नेपाली उपभाषाएं, ये क्या है कि सबके सब नेपाली भाषा है, ठीक है। कौन कौन सी? संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली तथा अन्य नेपाली उपभाषाएं। गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा है, ये सब मैंने आपको बताया है। कहाँ से लेके कहाँ तक वो आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से लेकर संस्कृत से लेकर मैं थोड़ा डिसमिस हो रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए चेंज करता हूँ। तो यहाँ से लेकर संस्कृत से लेकर और संथाली तक जितनी भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में है, और अधिकतर भारतीय लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। एक लिपि है उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय जो लिपि है, मतलब जैसे ये सब की सब लिपि है देवनागरी लिपि वगैरह, तो ये सब ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, और देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मतलब जितनी भाषा हम बोलते हैं उसका निर्माण हुआ है देवनागरी लिपि से, और देवनागरी लिपि का हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, जैसा कि हम लिखते हैं, समझ रहे हो कैसे लिखते हैं? मतलब एक एक वर्ड को, जैसे आपको बताऊं, जैसे मुझे लिखना है ध लिखना है मेरे को, ध, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? ये हमारा लेफ्ट है, फिर मैं राइट की ओर चलता जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने हमने वर्ड बनाए हैं लगभग मतलब लेफ्ट टू राइट जाए हैं। ऐसे थोड़ा ना है कि हमने पहले डंडा खींचा हो और फिर ऐसे किया हो, ऐसे हम नहीं करते। हम करते
मतलब बिल्कुल राइट मैटर है ये है, और ये वाला तरीका गलत है। ठीक है दोस्तों, अब अगला है देवनागरी लिपि बाई से दाई की तरफ लिखी जाती है। मैंने आपको बताया प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसको हम बोलते हैं शिरोरेखा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और जो अक्षरों की सजावट होती है वो भी इससे होती है। कुछ वर्णों के ऊपर रेखा कटी होती है, जैसे ध, भ, ये वर्ड है, इनके ऊपर की रेखा देखिए, यहाँ पर गैप है। जबकि हम एक वर्ण बनाए मैं, देखिए हम मैं बनाएंगे ना, पहले मैं आपको बता दूं, भ तो बनता है ऐसे, इसमें यहाँ पर गैप होता है, और यदि हम इस गैप को मिला दें तो ये बन जाएगा मैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। जिस शिरोरेखा कहते हैं, किसको कहते हैं? प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, उसको कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ बताया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं भी कुछ इस पर टाइप नहीं करूँ, जब तक आप इसे देख लीजिए पॉज करके। तो कर देते हैं इस थर्ड क्वेश्चन को बोलना स्टार्ट और लिखना स्टार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं? समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे हो दोबारा बता देता हूँ। मतलब हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और वो होते हैं 52। ठीक है, वो 52 वर्ण होते कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे तो आपको इसका राइट आंसर देना है ये वाला। ठीक है दोस्तों, कलर एक बार मैं रेड कर लेता हूँ। अब क्लूज की बात करें, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो ये है, हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। समझ रहे हो हिंदी के लिए प्रयुक्त कैसे? मतलब देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण है? वो है 52। कुल कितने वर्ण है? तो वो है 52, जिसमें 11 तो है मूल स्वर्ण वर्ण, ठीक है, और 33 मूल व्यंजन, 2 उच्छिम व्यंजन, और 2 अयोगवाह, और 2 है संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे 11 मूल स्वर के बारे में। तो 11 मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए आ ई ओ ओ री ए ऐ ओ औ। अब वो मैंने आपको बताया था कि 12 भी होते हैं, 11 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, नहीं सॉरी 11 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 13 भी होते हैं स्वर। कैसे होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। 11 कैसे होते हैं? 11 तो ये होते हैं मूल स्वर, ठीक है। 13 कैसे होते हैं? 13 होते हैं, इनमें जो दो नीचे लिख रहे हैं अयोगवाह, इनको जोड़ देने पर ये हो जाते हैं 13। और 12 कैसे होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जो होता है री क्या होता है? ये वाला क्या बोलते हैं? ये वाला री नहीं, जैसे आप कहें ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, थोड़ा मैंने यहाँ पर ओवरराइट किया, मतलब थोड़ा गलती से लिख दिया है, वरना ये लिखा मैसेज आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको और 13 और 12 तरीके बता दिए कैसे होते हैं 13 और 12। तो ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, जब इनको मैं से लिखेंगे तब तो जाते 11, दोनों जोड़े तब हो जाते 13, और री को हटा देते हैं तब हो जाते हैं 12। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार होता है। पर यदि एग्जाम में आ जाए कितने स्वर होते हैं तो आपको लिखना है 11, और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ए अंग और एह नहीं होते। अब हमने मूल स्वर्ण वर्ण की बात कर लिया, 2 अयोगवाह की बात कर लिया, और फिर है 33 मूल व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? इनको उच्चारण करके बता दूं तो ये है
अंग और अह। ठीक है। अब 33 मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मतलब कह सकता है कि व्यंजन कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो वो होते हैं 33 और 2 35 4 39। पर यदि वो पूछ ले कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 33। अयोग वाक्य कितने होते हैं, वो होते हैं 2। मूल स्वर कितने होते हैं, 11। ये आपको पता होना चाहिए हिंदी में। तो अब 33 मूल व्यंजन कौन कौन से, वह कै ख ग घ, कै ख ग धना, च छ झना, ट ठ डना, त थ दना, प फ ब, यर लब, श श ह। ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, देखिए यदि आप इनको गिनोगे तो आपको यहाँ पर 32 ही होंगे कैलकुलेट में। पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं को बोला था, जबकि यहाँ पर दिया नहीं, यहाँ पर एक्चुअली मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर पे फे बे भे में एक मैं वाला वर्ड भी आएगा, जो कि एक नासिक वर्ड है। वो नाक से बोलने वाला वर्ण। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, कि नासिक वर्ण कितने हैं, तो वो है 5। कौन कौन से, एक तो ये वाला ने, एक ये वाला ने, एक ये वाला ने, एक ये वाला ने, और ये वाला है एक मैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 ऐसे वर्ण हैं जो नासिक वर्ण होते हैं। नासिक वर्ण आपको लिखना नहीं आता, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नासिक वर्ण कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं नासिक वर्ण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने 11 मूल स्वर, 2 अयोग वाक्य, 33 मूल व्यंजन की बात कर ली, और ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। एक और चीज बता देता हूँ, ये 3 स होते हैं, शेर शेर शेर। एक होता है से षटकोण वाला, एक होता है से स्लेट वाला, और एक होता है से सलजम वाला। क्रम वाइज बताऊँ तो ये आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ये वाला जो शे होता है, ये वाला होता है आपका शलजम वाला। ठीक है, और लिख देता हूँ। ये वाला शे होता है षटकोण वाला, और ये वाला शे होता है, ये होता है स्लेट वाला। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज, ये वाला बे और ये वाला बे, इसमें आपको अंतर ओनली ये दिखागा कि इस वाले जो बे है, इसमें बीच में डंडी है, मतलब उसका पेट चिरा हुआ है, और इस वाले का नहीं चिरा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं है। तो हमने 3 किलो बात करे थे, और अगला है 2 उच्छिम व्यंजन। वो कौन कौन से है, ड़ और अड़। देखिए इनमें बोलने में कुछ फर्क होता है, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर भी यही 2 वर्ण है, पर आपने गौर करके देखा हो तो यहाँ पर तो है ये सॉरी, एक बात थोड़ी सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये ऐसे हैं, पर यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर नहीं दिखेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये 2 बिंदी है, जबकि यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर यदि हम इसको बिंदी को हटा देते हैं, तब तो हम इसको मतलब झूठ से बोलेंगे डे, और ये वाला बोलेंगे ढे। ठीक है, ये वाला बोलेंगे डे, और ये वाला बोलेंगे ढे। लेकिन यदि यहाँ पर यदि हम इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो इसको बोलेंगे ड़े, और ये वाले को बोलेंगे ढे। ठीक है दोस्तों, अब फिर अगला है 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन। वो कौन कौन से हैं, वो है, देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिखे तो मैं आपको बता देता हूँ। 6 3 गे और श्रे, ये 4 ऐसे वर्ण है जो संयुक्ताक्षर वर्ण है। ठीक है, अब संयुक्ताक्षर कैसे हैं, यदि इसकी बात करें ना, इस वाले 6 की, इसको 6 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्ष क्ष। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। ये किससे बनकर मिलता है, एक तो आधे कैसे और आधे श से। ठीक है, ये वाला कैसे बनता है, ये वाला बनता है आधे तय से, और ये वाला बनता है आधे र से। ये वाला बनता है आधे जैर से, और ये वाला बनता है आधे उण से। ये वाला बनता है शलजम के आधे से, और ये वाला बनता है
इससे। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं दिखे हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर भी यही लिख रहा है जो मैंने आपको बताया। तो तीसरा क्वेश्चन हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्वर के 2 टाइप होते हैं मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं, और यदि फुल्ली बात करें तो इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर कौन सा है, ई आ ओ, और ये वाला है ओम का चिन्ह, ये वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ई। ठीक है, मतलब ह्रस्व स्वर है ई। ह्रस्व होता है छोटा, दीर्घ होता है बड़ा। अब नोट्स की बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, तो सबसे पहले है आपका स्वर बॉबल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉबल। ठीक है, इंग्लिश में बॉबल होते हैं 5, और स्वर इंग्लिश में होते हैं 5 और हिंदी में होते हैं 11। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन अक्षरों का उच्चारण बिल्कुल ठीक प्रकार से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यंजन नहीं होते हैं उनको स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 11 है, ए आ ई ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ। और हिंदी में क्र का उच्चारण स्वर जैसा नहीं होता, इसका प्रयोग केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, हमने स्वर की बात कर ली। अब उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के समय की दृष्टि मतलब किसको बोलने में कितना समय लगता है, किसको कितना कम समय लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर। उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया हो तो अब देख लीजिए, जैसे ए ई ओ। ठीक है, क्वेश्चन में भी ये पूछा था कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो वो था आपका ई। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपने मन में सोच भी लिया होगा, नहीं सोचा हो तो एक बार फिर से मैं डार्क कर देता हूँ इसके आंसर को, और यहाँ पर मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ह्रस्व स्वर के होते हैं ए ई और उ। फिर अगला है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में होते हैं उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वरों से दुगना अधिक समय लगता है, उनको कहते हैं दीर्घ स्वरी। इनकी संख्या है 7। ठीक है, कौन कौन से है, वो है आ ई उ ए ऐ ओ औ। जैसे देखिए ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसमें हमने ए को जल्दी से बोलिए ए, फिर ई को भी जल्दी से बोलेंगे ई, फिर ओ, और इसके बाद कहेंगे तो आ ई उ ए ऐ ओ औ। मतलब इनको बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और इसको कम बोलने में लगा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, जैसे ए और आ, फिर ई, फिर ई। मतलब ई को बोलने में ज़्यादा टाइम लगा और ई को बोलने में कम टाइम लगा। तो आप समझ गए होंगे अंतर। यदि नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा जो आपको बार बार अटका रही है। फिर अगला है थर्ड है, जो है प्लुत स्वर। प्लुत को बोलते हैं लॉन्गर वोवेल्स। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, मतलब दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगा उसको, वो बोलते हैं प्लुत। ओम ओम। और फिर ए आ, जैसे हम थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं ई, और फिर ओम। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम लगा प्लुत में, उससे कम टाइम लगा दीर्घ में, और सबसे कम टाइम लगा ह्रस्व में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ह्रस्व को बोलते हैं शॉर्ट वोवेल्स,
ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फिर दीर्घ को लॉन्ग बोलते हैं और प्लुत को बोलते हैं लॉन्गर वोवल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। यदि आपको 4th क्वेश्चन तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को। ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू फॉर वाचिंग हमारी वीडियो को देखने के लिए और आगे भी देखते रहिए। दोस्तों आप देख लीजिए 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन अलग अलग है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, एक ही टाइप क्वेश्चन नहीं है। आपने अभी तक गौर किया हो तो सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग थ्योरी है, एक थ्योरी मैच नहीं खाती। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। डे ले छे क्या। अब इसकी थ्योरी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा तब बताऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का मतलब 2-3 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। और ये पहले तो निम्नलिखित में ऐसे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। डे ले शे का। तो इसका राइट आंसर है ले, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा मेरे हिसाब से और आगे होगा तो कोई ना, अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, स्वर की बात करें तो देख लीजिए स्वर क्या होता है। स्वर होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और वे व्यंजन कहलाते हैं जो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। ये मूलतः संख्या 35 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इनके निम्नलिखित भेद है। वैसे काफ़ी सारे भेद है पर इसने यहाँ पर 4 भेद बता रखे हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। कैसे मैं तक कुल 25 वर्ण होते हैं। कैसे एक लाइन में होते हैं, कैसे मैं तक में एक लाइन में होते हैं, मतलब कै वर्ग में होते हैं 5 अक्षर, च वर्ग में होते हैं 5 अक्षर, ट वर्ग में होते हैं 5 अक्षर और त वर्ग में होते हैं 5 अक्षर और पे वर्ग में होते हैं 5 अक्षर। तो ये कितने वर्ग हुए, 5 वर्ग। और 5 वर्गों में 5 × 5 करेंगे, 5 × 5 करेंगे तो कितना आएंगे 25। 5 × 5 = 25। ठीक है, अब कैसे मैं तक कुल 25 वर्ण जिसमें से 20 वर्ण स्पर्श तथा 5 व्यंजन। देखिए जिसमें से 20 वर्ण स्पर्श होते हैं तथा 5 व्यंजन स्पर्शी संघर्षी, मतलब 6 वर्ग। 6 वर्ग में 6 6 ज झ ण व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था 5 वर्ग होते हैं। और फिर ये हमने इस वाला जो टाइप है इसको हमने सॉल्व किया। इसका आंसर आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा एक मिटा लेते हैं, रेज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, यार प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ध्यान रखना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो एक तो है आपका ले। ठीक है दोस्तों, अब स्पर्श व्यंजन। तो कैसे मैं तक मैंने आपको बताया था, ये 5 वर्ग होते हैं। कैसे मैं तक कै च टे ते पे, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों में 5 5 अक्षर होते हैं और इनमें से एक वर्ग होता है 6 वर्ग जो कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब एक तरह से हम इसे कह भी सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के 2 पार्ट्स होते हैं। अब वो 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है स्पर्श व्यंजन और दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में आता है आपका कैसे लेकर पे वर्ग तक में 6 वर्ग को छोड़कर। ठीक है, और स्पर्श संघर्ष व्यंजन में आता है आपका पूरा 6 वर्ग। अब अगला सेकंड है उच्छिम व्यंजन, फ्लैप कॉन्सोनेंट्स।
ठीक है। तो इसमें होता है आपका अड है, अड है, नीचे बिंदी लग रही है, आपको ध्यान रखना होगा। फिर तीसरा है अंतस्थ व्यंजन, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें आते हैं ये रे ले वे, ठीक है दोस्तों। फिर फोर्थ है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो वो है श है, ये आपको पता होना चाहिएगा। तो यदि कैलकुलेशन करें तो इस पांच व्यंजन में थे 25 और 2 27 और 27, और थर्ड में थे 4 31 और फोर्थ में थे 4 35। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित रूप से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है ले। थर्ड में ये रहे ले वे, 4 वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ओनली ले दे रखा है, ले ही देगा, मान लीजिए ये देता तो इसका राइट आंसर ये होता। दोस्तों ये PDF यदि आपको चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यदि आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, इसलिए आपकी हाँ की ज़रूरत है दोस्तों। यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर हमें ये PDF सेंड कर दीजिए, तो मैं उसे सेंड कर दूंगा। मैं आपको अपनी ईमेल ID जब आप मुझसे पूछोगे तब दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एक और थोड़ी सी मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ और बोल भी रहा हूँ। तो ईमेल ID हमारी online west.1, फिर आपको पता होना चाहिए आगे का @gmail.com। ठीक है दोस्तों, तो onlinewest.1@gmail.com पर आप हम आपके उत्तर के सेंड कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? नासिक की व्यंजन, ये मैंने आपको बताया था नासिक की क्या होता है, मतलब नाक से बोलने वाले वर्ण। तो पहला तो है आपका ऑप्शन में श, षटकोण वाला, फिर बी है आपका अणे, और फिर सी है गे, फिर डी है जे। वैसे जैसे मैंने आपको बोला वैसे आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला हो तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर है बी अणे। ठीक है, कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने से बोला से, तो ये लगभग शायद आपके होठ से बोला, मतलब नाक से नहीं बोला। फिर गे बोला तो गे गे गे, तो गे भी मतलब कुछ दांत से बोला, मतलब फोर्स लगा आपकी जीभ पर। फिर जय, ये प्योर मतलब ये जीवा से बोला, बिल्कुल जीवा मतलब जीभ से। और फिर यदि आप बोलेंगे अणे अणे, तो नाक से ध्वनि निकलती है। ठीक है, नाक से ध्वनि निकलती है तो उसमें आ रहा है नासिक क्या, नाक से नाक वाले। ठीक है, नासिक का नहीं होता है, नासिक यानी नाक। तो नासिक की व्यंजन कौन सा है? अणे, बी। अब इसकी फुल्ली इन्फॉर्मेशन हम बात करते हैं। फुल्ली इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं या फिर क्या होते हैं ये तो मैं आपको बता देता हूँ। तो नासिक को इंग्लिश में बोलते हैं नेसल कॉन्सोनेंट्स। स्पष्ट व्यंजन तालिका के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के पंचम वर्ण यानी अड़े नहीं अणे 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 ने में। ठीक है, इनमें नाक से मतलब नाक से ध्वनि निकलती है, नोज से, इसलिए इनको बोल देते हैं नासिक की व्यंजन। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्लीन नहीं दिख रहा हो, तो आप मुझे PDF मांग लीजिए, आप उसमें देख लीजिए। वैसे मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूँ, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। फिर भी यदि यार प्रॉब्लम तो खेत है, मैदान है, प्रॉब्लम को मैदान तो YouTube है ही है। तो फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यदि आ जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और हो तब मैं क्षमा एक बार फिर से मांग लेता हूँ आपसे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? वो है श, ग, ण, ज। तो मैंने आपको बताया था कि इसका राइट आंसर है ण।
नासिक के व्यंजन में आते हैं नेसल कॉन्सोनेंट्स। वो कौन कौन से होते हैं? पंचो, जितने वर्ण वर्ग है 5 वर्ग, उनके 5 वर्ग, पंचम वर्ण। पांचवा वर्ण वो कौन सा है? ण न ण न में। ठीक है। फिर अब अगला बिंदु है जो मैंने आपको नहीं बताया था। अब अगला बिंदु है अनुस्वार बिंदु। अनुस्वार। ठीक है। इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन तालिका के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन के स्थान पर होता है, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पंचम वर्ण ड, ण, ण, न, म के स्थान पर होता है इसका चिन्ह। जो आपको दिखा रखा है ये होता है अनुस्वार, मूलतः व्यंजन ही है। देखिए यहाँ पर आपको जो गोले के ऊपर कुछ बिंदु से दिखाई दे रहा है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब नीचे एक वर्ड दे रखा है, उसके ऊपर बिंदु लगा रखा है, तो इसे बोल सकते हैं हम एक वर्ण। गंगा, पंच, पंडित, हिंदी, धम्ब। ठीक है, आपको ये बता रखा है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता है, वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो मेरे मतलब काफ़ी टाइम लगेगा उसको, कम से कम आपको समझने के लिए 15 मिनट आपको कम से कम लगेगी, तो इस वीडियो में वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसको मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अब मैं आपको इन्फॉर्म कैसे कर पाऊँगा, इसके लिए आप हमारी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है, उस पर हम क्विज चलाते हैं हर सब्जेक्ट का वाले से, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट क्यों ना हो, हिंदी का भी कुछ लगाते हैं हम। वहाँ पर हर 1 घंटे में लगभग 15 घंटे का कुछ चलता है दोस्तों। अभी वहाँ पर ज़्यादा मेंबर नहीं है, अभी वहाँ पर 800 मेंबर, लगभग इतने मेंबर है। जैसे ही वो 2-3 हज़ार के आसपास होती है, पार होती है, हम आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हर आधे घंटे में कुछ लेकर आएंगे दोस्तों। रात हो चाहे दिन, आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे दोस्तों। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब अगला है अनुनासिक चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु आपको यहाँ पर दिख रहा है, गोला है और उसके ऊपर भी एक बिंदु सा बन रहा है, और बिंदु के नीचे एक गोला सा अर्ध गोला बन रहा है। ठीक है, अर्ध इसे हम बोल सकते हैं। तो जब किसी स्वर का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है तो उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। ठीक है, वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। अनुनासिक स्वर को चंद्रबिंदु कहते हैं। जैसे चांद। अब च क्या है कि एक तो मुंह से बोल रहा है और नाक से बोल रहा है चा, तो उसको हम बोल देंगे चांद, तो उसके ऊपर हम लगाएंगे चंद्रबिंदु। सांझ से क्या से मुंह से बोल रहा है और नाक से भी बोल रहा है सांझ। फिर आँख, आ रहा है ना, मतलब ये सब वर्ड आ रहे हैं, गाँव, हंसना, तो इन सब के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा। और ईमेल आईडी मैंने आपको बताई थी ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड 1 पर कमेंट कीजिएगा। आपकी उत्क्रिया, आपका मैसेज सेंड कीजिएगा, जिससे हमें आपका मैसेज भी प्राप्त हो जाए। एक बार ईमेल आईडी मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो ईमेल आईडी है हमारी ऑनलाइन बेस्ट पॉइंट 1 @gmail.com। ठीक है दोस्तों, दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आ, बी कै ग और सी है थ द और डी है फ भ। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, इसको हम अभी
ये क्वेश्चन को जो मैं बता दूँ तो हम बात करेंगे, तो इसका आंसर तो होगा बी, क्या गया। अब अल्पप्राण क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? वो है अल्पप्राण और एक है महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन के क्या होते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। इनकी संख्या 20 होती है, 20 होती है। कौन कौन सी होते हैं? वो होते हैं क, ग, ण, च, ज, ण, ट, ठ, ण, ढ, तदना, पवमा, यरलबा। मतलब इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कम वायु निकलती है। जैसे के, तो मतलब हमने मुंह भी कम खोले तो हम बोल सकते हैं के। मतलब हम यदि मुंह को कम खोलेंगे तो हम इसे बोल सकते हैं। अच्छा, छः बोला में नहीं आता है। छः के लिए हमको आधा से ज़्यादा मुंह खोलना पड़ता है। फिर गे को मैंने थोड़े से मुंह में ही खोल दिया। फिर ने और घ की बात करें, घ तो उसका पूरा मुंह खोलना पड़ता है। च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, न। पर इनमें जो वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको यदि नहीं दिखाई दे रहे हो दोस्तों, नहीं पता हो हम कहाँ पर चल रहे हैं, तो उसके लिए एक मैं डार्क निशान आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक। ये सब के सब आपके अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, मतलब वैसे समझ में आ रहा है पर देख अच्छे से नहीं रहा होगा, ठीक है। अब इनको याद करने का एक सिंपल तरीका क्या है? तो वर्ण का 1, 3, 5 अक्षर, ठीक है। वर्ण का वर्ग का 1, 3, 5 अक्षर, अंतस्थ और एक उच्छिम, ठीक है। उच्छिस कर मैं इसको जूम करके देखता हूँ, तो यहाँ पर लिख रहा है उच्छिप्त नंबर, ठीक है दोस्तों। अब अगला है महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन क्या होता है इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा ज़्यादा फिर आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए क्लोज करना अनिवार्य हो गया है अब तो। अरे यार, मैं पर ऐसे लगा दिया। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ पर ये अशुद्ध लिख रहा है प्रत्ययन, ये प्रत्ययन नहीं है, ये प्रयत्न। हम साथ ही साथ ऐसे वर्णों का सही कर रहे हैं जो गलत इसमें लिख रहे हैं। हो जाती है मिस्टेक, इंसान से होती है, इंसान एक गलती का पुतला ही तो है। तो ऐसे में व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, अधिक कोशिश करनी पड़ती है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, ठीक है, उनको बोलते हैं महाप्राण व्यंजन। इनकी संख्या होती है 15। कौन कौन से होते हैं? इनको छोड़कर जो व्यंजन बचे हैं उनको कह देते हैं महाप्राण व्यंजन, ठीक है। 20 और 15 35। तो ख, ध, ख, घ, छ, झ, ट, ड़, थ, ध, प नहीं फ, भ, ड़। इनमें यदि आप बोलेंगे तो इनमें श्वास ज़्यादा निकलेगी और आपको प्रॉब्लम भी आएगी बोलने में, मतलब वायु बहुत ज़्यादा निकलती है इससे। फिर श, स, ये भी ऐसे व्यंजन हैं जिनको बोलने में अधिक वायु निकलती है। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15, 15 वर्ण हो गए और 20 पर हुए थे। गिन लेते हैं 3 3 6 4 10 3 13 3 16 4 20। तो 20 और 15 35 ये हो गए आपके टोटल वर्ण। अब इनको याद रखने का आसान तरीका,
वर्ग का 2 और 4 अक्षर, ऊष्म व्यंजन, और एक है आपका उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ट्रेड भी मैंने आपको बताई। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। यदि आपको ये अच्छी लग रही हो तो यार लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा आने वाले अपडेट्स को पाने के लिए, वरना आपको सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मतलब मैं आपको इस वीडियो में केवल 9 क्वेश्चन बताऊंगा। मेरे ख्याल से ये केवल नहीं है, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है दोस्तों, तो इसको स्टॉप भी करना जरूर चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा घोषवर्ण है? ठीक है दोस्तों, तो घोषवर्ण कौन सा है? मेरा गला सूख गया है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घोषवर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बी है, सी है और डी है। तो घोषवर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है, सही मिलाप है, वो है डी है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषवर्ण है? तो वह है कंपनी के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। मतलब हिंदी वर्णमाला में कंपनी के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अघोष और घोष। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो और मुझको भी पढ़ने में। हाँ तो जूम कर लिया है और क्वेश्चन है, अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल धास का उपयोग, धास नहीं है, श्वास है ये, इसलिए तो कह रहा हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अनलाइक मत कीजिएगा वीडियो को कि सर ने कुछ कहा ही नहीं। मैंने आपसे कम से कम 5 बार तो कह दिया होगा लगभग कि आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, त, थ, प, थ, श, श, ह। थोड़ी सी गलती हो गई हो तो बोलने में दोबारा बोलते हैं, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, प, फ और श, श, श। इनकी शॉर्टकट ट्रिक आपको बताए। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखिए, आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना रहे हो तो वह बनाते चलिए, क्योंकि बाद में तो आप ऐसा नहीं कि मोबाइल को हाथ में लेकर बैठते हूँ 24 घंटे, जो आपसे देख लीजिए, साथ में कॉपी किताब लेके बैठिएगा, आँख भी खराब नहीं हो आपके इसके लिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और इनकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है याद करने की? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक ट वर्ग होता है और एक होता है त वर्ग और एक होता है प वर्ग। ठीक है, ये वर्ग होते हैं। इनका आपको फर्स्ट और सेकंड लेटर ही याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। तो जिससे क्या हो जाएंगे कि क वर्ग के 2 लेटर, च वर्ग के 2 लेटर, ट वर्ग के 2 लेटर, त वर्ग के 2 लेटर और प वर्ग के भी 2 लेटर। तो कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, तो 10 वर्ग तो आपको हुआ ये। ठीक है, टोटल दे रखे इसने यहाँ पर 13 माइनस 10 करेंगे तो कितने आएंगे? 3। तो 3 लेटर कौन कौन से हैं वो आप याद कर लीजिए। और कैसे याद करना है, ये 10 की हमने बात कर ली। ठीक है, अब इसके आगे के जो ये
जो तीनों श है आप इनको वैसे याद कर लीजिएगा। 3 श, हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में ओनली 3 ही तो श है, तो उनको आप वैसे याद कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक शायद आपके लिए हो, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। ये ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों। घोष व्यंजन, तो घोष व्यंजन क्या होता है जिसमें इस क्वेश्चन की बात कर रखी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है, तो वह है। ठीक है दोस्तों, तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, जो इस प्रकार है। इसमें सभी स्वर ऐसे ओतक और ग घ ड और ग घ ण च झ ण ड ढ ण ध ध न भ म म य रे ल ब ह। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उनको घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, जो इस प्रकार होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वर्ण दे रखे हैं, मतलब इनके अलावा जितने वर्ण हैं उन सबको आपको याद कर लेना है। इसमें एक वर्ण गायब है, वो मैं भी देखता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं थोड़ी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 31 नहीं 32 आएगा। 32 और 13 करेंगे तो आ जाएगा आपका 45। एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो 11 तो होते हैं ऐसे ओ तक के, फिर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 11 23, 23 और 3 26 और 31। एक्चुअली यहाँ पर सही है। मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लिया था। ये यहाँ पर वर्ण भी है। एक्चुअली आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई थी। इससे पहले हमने पढ़ा था, देखिए इससे पहले 20 होते हैं अल्पप्राण और ये होते हैं 15, तो कितने हुए 35। यहाँ प्रॉब्लम हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने आपको देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने स्वर नहीं दिए थे, जबकि यहाँ पर स्वर दिए हैं, तो यही हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई थी। कोई ना, आपको भी इसकी प्रॉब्लम पता चल गई, तो मेरे हिसाब से ये इतना घाटे में नहीं है जो आपको वीडियो में टाइम वेस्ट करना पड़ा। और सॉरी फॉर टाइमिंग वेस्ट, आपका टाइम मेरे कारण आपका टाइम वेस्ट हुआ, इसके लिए सॉरी। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, नाद का प्रयोग होता है। नहीं दिख रहा है आपको, जूम करते हैं, जूम कर लिया है। तो इसमें सभी स्वर ऐसे ओ तक और ग घ ड़ ज झ ण ड ढ ण ध ध न ब भ म य र ल ब ह। ठीक है, तो ये घोष वर्ण थे, मैंने आपको बताया। और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अंतिम क्वेश्चन है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। यदि आपको इसकी पीडीएफ नहीं चाहिए तो जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, वैसे नीचे तक है, एक बार दोबारा से टाइप करते हैं। यहाँ से लेकर मैंने आपको जितने पूरा बता रखा है पूरा तरीका, इसको आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है दोस्तों। प्राइवेसी नहीं है और लग रही हो तो मेरे को बताना, मैं उस प्राइवेसी को हटाने की कोशिश करूँगा। तो श्रेणी क्या है, कंठस्थ। उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग, कंठ और जीभ का निचला भाग। और वर्ण कौन कौन से है, ए आ और कैसे घ और ड़ है। समझ में आया, जी नहीं आया तो कैसे समझोगे आप इसको, ये मैं आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए, जो 10वां क्वेश्चन है वो भी इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन में है।
मेरे ख्याल से मैंने आपको पूर्णतः यदि देखा जाए तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने आपको आसानी से बता दिए। 100 से ज़्यादा तो क्या, आप यदि इसमें 500 भी लगा दोगे ना तो भी गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 500 प्लस क्वेश्चन आपके इस वीडियो में से बन रहे हैं और बनेंगे भी दोस्तों। जितने भी एग्ज़ाम देंगे ऐसा है ही नहीं कि आप यदि हिंदी की कोई एग्ज़ाम आए और इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके मतलब मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है तो ग्रामर में आपके 15 नंबर क्वेश्चन आपके पक्के हैं, मतलब 30% नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हैं दोस्तों। तो कंठस्थ क्या होते हैं? विसर्ग, कंठ और जीभ का निचला भाग। और वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए आ के ख ग घ ड़ ह। नहीं समझे अब भी दोबारा समझाते हैं। मतलब कंठस्थ वर्ण उच्चारण स्थान का मतलब है जिससे हम बोलते हैं। तो कंठस्थ, कंठ यानी गला, है ना। मतलब जो ये वाले वर्ण है ए आ के ख ग घ ड़ ह, यदि आप इनको 10-15 बार बोल के देखेंगे तो आपको पता चल आएगा कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। मतलब ये जो शब्द है ऐसे लेकर है तक इस लाइन में, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये कंठ और जीभ के निचले भाग से बुलाए जाते हैं। मतलब यदि इनको नाक बंद करके बोलेंगे तब भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे ए आ के ख ग घ ड़ है। मैंने इन सबको नाक बंद करके बोल लिया। जबकि यदि आप न और है, जैसे मान लीजिए आप नासिक वर्ण को बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे न, मैं, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका तालव्य, ठीक है। कंठस्थ की हमने बात कर ली, इसके बाद आता है तालव्य। तालु और जीभ। तालु होता है जो लटका से रहता है पीछे गले के पास ही। अंदर देखेंगे जब कोई डॉक्टर हो तो उससे पूछना तालु क्या होता है, वो आपको डेफिनेटली बताएगा, उसको सब चीज़ के बारे में पता रहता है, ठीक है। तो आप जब तक इनको देख लीजिए, मैं एक फ़ोन कॉल अटेंड करता हूँ। तो दोस्तों हम इसमें बात कर रहे थे तालु और जीभ की तालव्य वर्ण के बारे में। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली कोई क्वेश्चन तो है नहीं जब इसे सॉल्व करेंगे। तो तालव्य और तालु और जीभ, तो इसमें ये वर्ण होता है, आपको याद करना पड़ेगा। और वैसे आप कॉमन सेंस लगाएंगे, 5-6 वर्ण को बोलेंगे। जैसे ई, ये वाले जो वर्ण है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे वर्ण तालु और जीभ के द्वारा ही बोले जा सकते हैं। मतलब आप यदि इन वर्ण को बोलेंगे तो इसमें तालु और जीभ का प्रयोग होता है, इसलिए इनको बोलते हैं तालव्य। फिर ये वाले वर्ण को आप बोलेंगे तो इसमें मूर्धा और जीभ का प्रयोग होता है, इसलिए इनको बोलते हैं मूर्धन्य। फिर आप ये वाले वर्ण को बोलेंगे तय धना लैसा, इनको बोलने के लिए आपको दांत और जीभ का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इनको बोलते हैं दंत्य। फिर ये उ, प, फ, ब, भ, म, इनको बोलने के लिए आपको दोनों होठों का उपयोग करना होगा, इसलिए इनको बोलते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ को पता है आपको क्या बोलते हैं? होठ। फिर ए और आई, इनको बोलने के लिए आपको कंठ, तालु और जीभ का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इनको बोलते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। इनको बोलने के लिए आपको 3 का प्रयोग करना पड़ेगा, कंठ, तालु और जीभ, ठीक है दोस्तों। अब कंठोष्ठ को बोलने के लिए आपको कंठ, जीभ और होठ का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इनको बोलते हैं कंठोष्ठ्य। ओ और औ इनमें आते हैं, और ब,
वे। देखिए एक्चुअली इसको बता देता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। अब इस वाले वर्ण को कई लोग कैसे बोलते हैं, बे, ठीक है, और कई लोग बोलते हैं वे, ठीक है, और कई लोग बोलते हैं इसको वे। तो इसमें जो राइट आंसर होता है ना, मतलब इसको बोलते कैसे हैं, बिल्कुल ठीक प्रकार से बोलते हैं वे, ठीक है। मतलब इसको बोलने के लिए आपको जैसे राघव, राघवा, राघवा, ऐसे बोलते इसको राघवा, राघवा, राघवा। मतलब आपको उसको ऐसा बोलना पड़ेगा, वह 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 वह। मतलब ये जो वह है ये ऐसे बोला जाता है। इसको बोलने के लिए आपको दांत, जीभ और होठ का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। तो ये 9 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।